नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल हक खान साहब, जो कि हमारी जम्मू कश्मीर रियासत के कैबिनेट मिनिस्टर है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कमान को संभाले हुए हैं। आज हम इनसे ये जानेंगे कि किस तरीके से ये विजन रखते हैं कि रूरल डेवलपमेंट हो, रूरल डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट हो, और क्या क्या इनकी नई पॉलिसीज़ हैं जिसको ये लेके आ रहे हैं। जी हक साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हक साहब, सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कारण रहे कि आपने पॉलिटिक्स को ही अपनी लाइफ में चुना? जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं स्टूडेंट एज से ही सोशल वर्क करना चाहता था। जी। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उस वक्त भी मेरा ये था कि मैं कॉलेज में भी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था वहाँ पे एसपी कॉलेज में। जी। उससे पहले भी मेरे ख्यालात जो थे वो सोशल वर्क के लिए थे। कॉलेज में भी किया और यूनिवर्सिटी में भी जब मैं था तब भी करता था। और जिस वक्त मैंने वकालत ज्वाइन की उसके बाद भी मैं इस चीज़ में आ गया, वकालत में भी। तो लिहाजा ये जो सियासत, सोशल वर्क मैं इनहेरिट करता हूँ। और बेसिकली मेरे जो बड़े ब्रदर थे वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर थे शेख साहब के साथ बहुत पहले। तो लिहाजा ये तब से मेरा सियासत में था। उन्होंने बाद में सियासत छोड़ दी और मैं जो था मैंने फिर सियासत शुरू कर दी, तो आगे बढ़ गया। जी हक साहब, जैसा कि आप कहते हैं कि आपका सियासत में शुरू से ही रुझान था, तो क्या आपको ये नहीं लगा कि आज की सियासत जो है वो कहीं ना कहीं किसी एंगल पे कहीं बिक चुकी है और लोग चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी, प्रॉस्पेरिटी? तो आपका इस बारे में क्या कहना है? क्योंकि जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है तो सियासत को तो मैं इबादत समझता हूँ। जी। और सियासत की इंटरप्रिटेशन खुद वो सियासतदान कर सकता है। जो इसको इबादत समझे वो इबादत कर सकता है, लोगों की खिदमत कर सकता है, और जो इसको बिजनेस समझे वो बिजनेस कर सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। जी हक साहब, लोगों की एक्सपेक्टेशन जो जिस तरीके से आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी बार चुन के आए, लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी से, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने, जैसा कि हमने सुना इस समय जम्मू में भी, कश्मीर में भी, कि लोगों ने माना कि भाई एंटी इनकम्बेंसी वेव चल रही है, लेकिन आप दूसरी बार भी जीत के आए। क्या कारण थे कि आपने क्या ऐसी डेवलपमेंट्स की जिससे लोगों ने सोचा कि आपको ही वोट दिया जाए? क्योंकि जहाँ तक सियासतदान का ताल्लुक है, जो इलेक्टेड मेंबर हो या मिनिस्टर हो, पहली चीज़ तो यह है कि आपको अपने लोगों से आइडेंटिफाई करना है, आपको अपने लोगों में रहना है, उनकी जो मुश्किलात हैं उनको अटेंड करना है। अब दूसरी बात है कि कौन आदमी कितना कर सकता है। जी। लेकिन खुशकिस्मती से मैंने जितने भी काम पिछले 6 साल में एज एमएलए किए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनका रिकॉर्ड एक है। जी। एक तो मुझे जितनी भी स्कीम्स मिली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इरिगेशन की थी, रोड्स एंड बिल्डिंग्स की थी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की थी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, सब मैंने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा मैं एक्टिव रहा असम्बली में, असम्बली से बाहर। तो कोशिश मैंने की और उसमें मैं काफ़ी हद तक कामयाबी हो गया। जी। तो ये एक कारण था कि लोगों ने मेरी डेवलपमेंट को। दूसरी चीज़ जो मेरी रही ये कि मैंने 6 के बराबर 6 साल अपने लोगों में गुजारे। मैं दिन रात उनसे मिलता था, रात के कभी 1 बजे कभी 2 बजे तक भी मैं लोगों को अटेंड करता था, सुबह सवेरे से। ऐसा लोगों के साथ जो आदमी जुड़ा रहेगा, मेरे ख्याल में उसके लिए बहुत कम परेशानी होती है। जी बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा, बड़ी अहम चीज़ है जो पुराने टाइम देखी गई कि मैक्सिमम मिनिस्टर्स जो रहे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का मानना था कि कॉन्स्टिट्यूंसी मिनिस्टर हैं कि ना कि रियासत के मिनिस्टर हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? आपकी बात बिल्कुल सही है। जो पिछली गवर्नमेंट 6 साल में रही, उन लोगों ने कोशिश यही की कि वो अगला इलेक्शन जीतें। जी। और अगला इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने तमाम सरहदें पार कर ली और जितनी भी डेवलपमेंट बाकी चीज़ें थी, उन्होंने स्टेट को एक साइड छोड़ दिया और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मिनिस्टर बन गए। आपको शायद याद हो, मैंने असम्बली में कई बार चिल्लाया, बहुत कोशिश की कि सुने हमारी बात, अब कॉन्स्टिट्यूंसी के मिनिस्टर नहीं हुआ है। भी हकीकत यह है, जब हम लोग हलफ उठाते हैं मिनिस्ट्री का तो वो स्टेट की बात होती है, वो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं होती है। जी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक किया और खुदा साहब जो है, अल्लाह हमारा है, वो देखता है वो कहाँ जो आदमी कहीं से गलती करेगा तो सज़ा मिलती है उनको, तो मेरे लिहाज से वो सज़ा मिली। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी हक साहब, एक और अहम सवाल आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से ही जुड़ा हुआ पूछूंगा कि क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पुराने टाइम कमियां रह गई जो इस बार आप पूरा करना चाहें, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी आपको इस समय सुन रहे होंगे। 90s में अगर कुछ बना भी था वो सारा ख़त्म हो गया, अर्ली 90s में। जी। उसके बाद मैं जब एमएलए बना मुझे सारा रिबिल्ड करना पड़ा। हमारे यहाँ अगर कोई लोलाब में कोई गेस्ट आता, मेहमान आता, घर के बगैर उसके लिए कोई जगह नहीं थी। इस वास्ते पहला तो यह है कि मैं कोशिश करूँगा टूरिज़्म के लिहाज से जितना मुमकिन हो सके
2 लाख को मैं डेवलपमेंट की उसकी करूँ। जी। जहाँ तक रोड्स का ताल्लुक है, मैंने काफ़ी हद तक रोड्स चीज़ बनाई, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा दूर दराज एरिया है जहाँ रोड्स के लिए काम करना है, इरिगेशन और पीएचई के काम करने हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन सबसे जो मेरी अपनी जिम्मेदारी है इस वक्त, वैसे जो मिनिस्टर में कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं करूँगा, मेरी जिम्मेदारी जो है पूरी जम्मू कश्मीर रियासत है, की। वो जम्मू कश्मीर के लिए है। अब रुक करते हैं आपकी मिनिस्ट्री की तरफ। आप रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और ये बहुत वास्ट डिपार्टमेंट है। क्या लगा अभी तक आपको, महीना सवा महीना हुआ है इसकी कमान को संभाले हुए, तो क्या लगा कि किस तरीके की कमियां इसमें हैं? देखिए, जहाँ तक इस डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि ये डिपार्टमेंट जो है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। हमारा स्टेट हो या कंट्री हो, रूरल एरिया सबसे ज़्यादा है, जी, शायद 90% से भी ज़्यादा है जी। तो लिहाजा रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल पॉपुलेशन के लिए जो डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उनको अटेंड करने की ज़रूरत है, वो मेरी पहली प्रायोरिटी है। और मेरे डिपार्टमेंट में बड़े मुश्किलात हैं, क्योंकि जितना एक्सपेक्टेशन लोगों को हैं उतने इसमें मुश्किलात हैं। और डिपार्टमेंट को पहले जो मेरा पहला काम है वो डिपार्टमेंट को ठीक करने की ज़रूरत है। कि सबसे पहली नज़र आपकी किस पे रहेगी कि इस चीज़ को ठीक करने से काफ़ी हद तक निज़ाम ठीक हो सकता है? पहला काम जो मेरा होगा डिपार्टमेंट में, मैं कोशिश करूँ कि करप्शन फ्री काम। एक तो यह है। तो दूसरी चीज़ यह है कि चूँकि इसमें मुख्तलिफ स्कीम्स हैं, स्टेट की हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं जी, जहाँ जो डेवलपमेंट है वो वहीं पहुँचे जिनके लिए ज़रूरत है। स्कीम उन लोगों के फ़ायदे के लिए पहुँचे जिनके लिए स्कीम बनी है, मतलब डाउन ट्रॉडन क्लासेस हैं, बीपीएल हैं जी, बाकी लोग हैं। लिहाजा मेरी कोशिश यह है कि एक तो मैं इसको करप्शन फ्री डिपार्टमेंट बनाऊं, दूसरा मैं हकदार को हक पहुंचाने की मुकम्मल तौर कोशिश करूं। हमारी रियासत की सबसे बड़ी कमी ये रही है कि एम्प्लॉयमेंट, और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में रूरल एरियाज़ में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए डेली वेजेस पे काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट रहते हैं, तो उस पर क्या कहना है आप? लेकिन जो देखें, जो लोगों को जॉब देने की है वो हमारा है एमजी नरेगा जो है, जिसमें जॉब ज़्यादा देते हैं। हमारे पास IWMP स्कीम है, उसमें हम दे रहे हैं। हमारे पास है उम्मीद स्कीम, NRLM वो स्कीम एक है जिसमें हम लेडीज़ को, फीमेल सेक्टर को एड्रेस कर रहे हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तहत जी, हम लोगों की उसको स्वच्छ भारत के तहत या बाकी स्कीमों के तहत सफाई के लिए इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन्स दे रहे हैं। मतलब ये बहुत ही स्कीमें हैं जिसमें न सिर्फ हम एम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करते हैं, लोगों को रोज़गार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए गुंजाइश निकालते हैं, बल्कि डेवलप भी करते हैं। किसी को 100 रुपया रोज़ाना लेबर का दिया जाता है, तो उस स्कीम के तहत भी अभी तक हमारी कितने लोग जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है रूरल डेवलपमेंट में अंदाज़न? देखिए, जहाँ तक एमजी नरेगा का ताल्लुक है, बड़ी आबादी को हम कवर करते हैं, बड़ी तादाद है जी, जिसमें हम जॉब कार्ड होल्डर जितनी भी स्टेट के हम उनको रोज़गार देते हैं। और अंदाज़ा करें बहुत ज़्यादा पैसा आता है। इस साल जो हमारा टारगेट है तकरीबन 900 करोड़ के आसपास हम ला रहे हैं जी, लेकिन पिछले साल में कुछ प्रॉब्लम होगी, हमें तकरीबन 373 करोड़ के आसपास लाइबिलिटी भी है, जिस लाइबिलिटी को मैं अब कोशिश करूँगा, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मसला उठाया है, एक तो वो करूँगा कोशिश उसको ख़त्म करने की। एक जॉब कार्ड्स के लिए, या जो हमारी ये एमजी नरेगा की स्कीम है जिसमें न सिर्फ जॉब मिलता है बल्कि मटीरियल भी होता है, वो तकरीबन 900 करोड़ के आसपास है, जिसमें बड़ी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर होता है। जी, हक साहब, एक और अहम चीज़ आपसे ये पूछना चाहेंगे कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर इस समय क्या आपकी नई सोच है, क्या पॉलिसीज़ हैं? देखिए, मैंने एक चीज़ कर ली। एक तो मैंने इस डिपार्टमेंट में जो लोगों का काम, मेरे डिपार्टमेंट के लोगों का काम करना है उसको टाइम बाउंड कर दिया जी, मतलब आप देखें, जितना मतलब ये MPs का जो MP लेड होता है, MLAs का जो CDF होता है, जो बाकी वर्कर्स होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अगर किसी आदमी ने कोई एस्टिमेट बनाना हो तो महीने लग जाते थे, 6 महीने लग जाते थे। तो मैंने ये चीज़ें टाइम बाउंड कर दी अपने डिपार्टमेंट के लिए। मतलब 10 दिन में JE ने एस्टिमेट बनाना है, 7 दिन के आसपास AWE ने उसको करना है अपनी कार्रवाई, फिर एक्शन के पास 10 दिन है। तो ये यानी कि समझ लीजिए 30 दिन से कम अरसा में उसका काम का जब चीज़ बन जाएगी उसके पास यही टाइम मैंने रखा है बिलिंग के लिए। पहली चीज़ तो मैंने ये कर दी कि हर एक को टाइम बाउंड कर दिया। एक तो मैंने ये कर दिया। दूसरा, मैंने अपने सेक्रेटरीट में एक मॉनिटरिंग सेल बनाई है जिससे मैं मॉनिटर करता हूँ तमाम मूवमेंट जो फील्ड में होती है, चाहे काम करने वाली फाइल हो या दूसरी फाइलों की मूवमेंट हो, हर चीज़ को मैं अपने इस सेक्रेटरीट से कनेक्ट कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन मेरे में एक
ڈپٹی سیکرٹری ہے اس کے ساتھ سارا سیکشن لگا ہوا ہے، وہ یہ مانیٹرنگ کرتا ہے تاکہ اگر کسی شخص کو کہیں کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ ہمیں کہہ دے. ایک ہیلپ لائن بھی میں نے رکھی ہوئی ہے جو ہمیں کنٹیکٹ لوگ کر لیتے ہیں. تو میں نے کوشش یہ کی ہے، ایک تو جواب دہی ساری ڈپارٹمنٹ میں، دوسرا میں کوشش اس حد تک بھی کر رہا ہوں کہ یہ کوشش ہو کہ کوئی بھی کاغذ چلانے کو فالو کرنے کی کسی کو ضرورت نہ پڑے. جیسے آپ نے منریگا، ننریگا اور کئی ایسے پروجیکٹس ہیں جن سے غریب طبقے کو فائدہ ملتا ہے، اور لیکن وہ غریب طبقے کو فائدہ نہ مل کے بیچ میں ہی کہیں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. ان سب چیزوں کو چوک کرنے کے لیے آپ نے کیا ایسی پالیسی بنائی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز کروں، جس طرح میں نے کہہ دیا ایک سگنل چلی گئی ہے میرے ڈپارٹمنٹ میں جی کہ منسٹر سیریس ہے، یہ کام لینا چاہتا ہے اور کام کروانا چاہتا ہے. جی میری پہلی پالیسی یہ ہے کہ جہاں تک میرے ملازموں کا تعلق ہے میں ان کو پروٹیکشن دے رہا ہوں، ان کو میں نے کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ آپ کام کرو، ویژن سے کام کرو، لیکن جہاں فالٹ کرو گے وہاں آپ کو معاف نہیں کروں گا. جب یہ سگنل چلی گئی فیلڈ میں تو اس سے یہ ہوا کہ وہ ریسپانسیبل بن گئی، انہوں نے لوگوں کا کیئر کرنا شروع کر دیا، اور مجھے یقین ہے کوئی ڈفیکلٹی اب اس میں کہ ہماری ریاست میں امن اور شانتی کو بحال کرنے کے لیے آپ ایک کیبنٹ منسٹر ہیں، کس طریقے کا ویژن رکھتے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز سب سے پہلے جو امن اور شانتی کے لیے ضرورت ہے، ہمیں 3 ریجنز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جی کشمیر ہے، جموں ہے اور لداخ ہے. اور مفتی صاحب کی خاصیت یہ ہے، ان کی کیپیسٹی بھی یہ ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. آپ دیکھیں جس وقت ہم نے کولیشن چلانے کی بات کی مفتی صاحب نے لگتا تھا کہ 2 فورز اپارٹ ہیں کیسے چلیں گے. جی لیکن جب مفتی صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں جموں ریجن کو ساتھ لے کے چلنا ہے، لداخ کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تو اس میں کوئی مشکل ہمیں آئی نہیں، اور وہ بہت ایک ویژنری شخصیت ہے. جی اور بالکل. جہاں اس کی گائیڈنس پر مجھے نہیں لگتا کوئی ڈفیکلٹی ہوئی. آپ دیکھ لیں جہاں اسپیکر بنا بی جے پی کا تو وہ ڈپٹی اسپیکر نیشنل کانفرنس سے آ گیا. جی ہماری جو اپوزیشن پارٹی تھی، اسی طرح جس وقت چیئرمین ہماری پارٹی کا بنا کونسل میں تو ڈپٹی اسپیکر کانگریس سے آ گیا. اب اندازہ خود کریں کہ وہ اپوزیشن کو لے کے بھی ساتھ چلنا جانتے ہیں. بالکل اتنا صحیح. ہی نہیں، انہوں نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اپنے لوگوں کو، اور مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں. منسٹر جو ان کی کیبنٹ ہے ان کو کہہ دیا ہے کہ جانکاری سے کام کرو، ایمانداری سے کام کرو، ویژن سے کام کرو. ایک تو یہ رکھا کہ اپنے نیبر سے بات کرو، یہاں جو جتنے لوگ ہمارے ہیں اسٹیٹ میں اسٹیک ہولڈرز ان سے بات کریں. جو ساری ان کی بہت بڑی باتیں ہیں، یہی تو امن اور شانتی. ایک آخری اور بڑا اہم پرشن آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ کیبنٹ منسٹر ہیں اور آپ کی یہ مورل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس پرشن کا اتر آپ کا دینا بنتا ہے. نشہ ایک ایسی چیز ہے جو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے. تو ان سب کو نشتے نابود کرنے کے لیے، نشے کی لت کو نشتے نابود کرنے کے لیے کیبنٹ میں آپ کی کیا سوچ ہے کہ کس طریقے سے آپ بولیں اور اس چیز کو عمل میں لایا جائے؟ سب سے پہلے گورنمنٹ کو یہ دکھانا ہے سیریسنیس کہ ان کو نوجوانوں کی فکر ہے، گورنمنٹ ان کی فکر ہے، ان کے لیے سیریس ہے. جی اس میں آپ یقین رکھیں ہماری گورنمنٹ جو ہے کسی بھی قیمت پر جوان نسل جو ہے اس کو کیری کرنے کے ساتھ یووا پیڑھی کو ساتھ چلانے کے لیے تیار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے جس حد تک نوجوانوں کو انوالومنٹ کریں گے، ہم گورنمنٹ کے معاملات میں، فیلڈ کے جتنے بھی ہمارے کام ہیں ان میں ہر طریقے سے نوجوانوں کو بزی کرنے کی ہم کوشش کریں گے. ہم ان کو کرب کرنے کی بھی کوشش کریں گے. مجھے یقین ہے جس وقت گورنمنٹ دیانتداری سے چلے، ایمانداری سے چلے تو یہ اور ود ویژن ہو تو نوجوانوں کو جب کیری کرنا دیانتداری سے ہو تو میرے خیال میں کیا ایسا نہیں جو انسٹیٹیوشن ان کو بناتے ہیں، جو مینوفیکچر کرتے ہیں، ان کو بھی بند کرنا چاہیے، ان پہ نکیل کسنی چاہیے؟ دیکھیں 7 چیزیں جو ہم آگے چل رہے ہیں، مجھے یقین ہے انشاءاللہ ساری چیزیں جو ضروری ہوں گی ہم کرنے کی. جی بالکل ٹھیک کہا حق صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے. جی درشکوں، یہ تھے ہمارے ساتھ عبدالحق خان صاحب جو کہ ہماری ریاست کے کیبنٹ منسٹر ہیں رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے، اور انہوں نے اپنا ویژن بالکل کلیئر بتایا کہ میں اپنی ڈپارٹمنٹ کو کرپشن فری چاہتا ہوں. اگر کرپشن فری ہوگا تو ہی ہم لوگوں کو سرو کر پائیں گے اور ان کی مشکلات کو دور کر پائیں گے. اور انہوں نے 2 چیزیں اور بھی بڑی اہم کہی کہ ہم امن شانتی لانے میں بالکل ہماری سرکار جو ہے وہ تتپر ہے. اور تیسرا اہم انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھایا جو مفتی محمد سید صاحب جو کہ ہمارے آنریبل چیف منسٹر ہیں، ان کے سپنے کو کہ اپنے جموں کشمیر کو اتنی ڈیولپمنٹ کرنی ہے کہ نمبر 1 اسٹیٹ پوری کنٹری میں وہ آئے. تو ان ایسے ایماندار منسٹرز کو ساتھ لے کے مفتی صاحب چلے ہیں تو ان کا یہ سپنا دور نہیں ہے درشکوں، کیونکہ ان کی چھوی ہر آدمی جموں کشمیر ریاست کا جانتا ہے. اسی کے ساتھ آپ سے ودائی لیں گے. دھنیہ واد. اگلی بار پھر حاضر ہوں گے کسی نہ کسی نئی شخصیت کے ساتھ. دھنیہ واد.